Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are continuing with our series with regard to class 12th political science वन मार्कर क्वेश्चन। हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के वन मार्कर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम इस सीरीज में कुछ ना कुछ पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करेंगे अपनी फर्दर अपकमिंग वीडियो में। एमसीक्यू फॉर्मेट में हम चीजों को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे यहाँ पे अब लेवल बढ़ेगा। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके लिए हो सकता है कि नए हो और आपको उनका एक्यूरेट आंसर ना पता हो। आज की क्लास थोड़ी फैक्चुअल रहने वाली है। आज मतलब कम ही लिमिटेड क्वेश्चन है, अराउंड 15 क्वेश्चन तक हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। तो आज की क्लास, लास्ट क्लास में हमने 20 करे थे, आज आगे 21 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी फैक्चुअल रहने वाली है बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फैक्ट से रिलेटेड होते हैं और हमें कई बार चीजें याद नहीं होती है। लाइक कि किसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किसी की फॉर्मेशन डेट क्या है, ये आपसे पूछ लेता है ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस तरीके के बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं एग्जाम में जो हमें थोड़ा सा क्रैम करने की विद रिगार्ड टू अवर सिलेबस जरूरत पड़ जाती है, राइट। तो फटाफट से आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ सेकंड का पॉज लेंगे, अपने मन में आंसर देंगे, अपना आंसर एक पेज पे लिखेंगे और लास्ट में आप चाहो तो टैली कर सकते हो। एंड कोई भी कंफ्यूजन आप यहाँ पे कमेंट करके क्लियर कर सकते हो। एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड यू वांट कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें और इस तरीके से और भी कंटेंट आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे एग्जाम तक, इवन सीयूईटी के टाइम तक भी हम ये चीज कवर करते रहें, तो आप इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स तक ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए। जितने ज्यादा स्टूडेंट उतने ज्यादा डाउट्स एंड उतना ज्यादा, देखिए आपको भी पता है हाउ यूट्यूब वर्क, यूट्यूब किस तरीके से यूट्यूब की एल्गोरिथम वर्क करती है एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये कंटेंट जो है वो पहुंच पाता है। चलिए तो अब हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है तो दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है। हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आते हैं। पूरी पॉलिटी की अगर मैं फर्स्ट और सेकंड क्लास सेकंड बुक की आपकी बात करूं तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर यूएनईपी इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, राइट। तो इनका इसमें से हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में, हेग में, नैरोबी में, पेरिस में। सो सीधा आंसर पे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है नैरोबी, केन्या। अब तक आप लोग अपने मन में आंसर कर चुके होंगे, नैरोबी, केन्या। क्लियर, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ना मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, रीजन भी क्योंकि ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पाया है, बट ये सेम क्वेश्चन आगे रिपीट हो गया है। 22 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये क्वेश्चन 27 या 28 नंबर क्वेश्चन भी है, तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये मैं वहां पे आपको कवर कराती हूँ अभी, क्योंकि वहां ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, which agreement aims to limit the reduction in the emission of greenhouse gases। ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस समझौते का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी को सीमित करना है। हमें पता है भाई ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो सब कंट्रियों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक सबका समान इशू है, मतलब सबके लिए एक कॉमन एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, तो सारी कंट्री को इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और क्योंकि ग्रीन हाउस गैस ज्यादा यूज हो रही है इसीलिए ये जो है हमें देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग। तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन सबको कम करना है। ये बात इनमें से कौन सी आपके एग्रीमेंट में डिसाइड की गई थी, आप आंसर कीजिए, मतलब मन में आंसर कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम पता होने भी जरूरी है, लाइक मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या होती है, ये सब आपकी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। पॉसिबिलिटी है इससे भी आपको क्वेश्चन दे दे, राइट। चलिए तो यहाँ पे आंसर आप लोगों ने अपने दिमाग में ऑलरेडी दे दिया होगा, नहीं पता है तो वो अब यहाँ पे आप लोग माइंड में रखेंगे। द आंसर टू दिस इज क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जहां पे ये डिसाइड किया गया था कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को, बढ़ती हुई जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोक पाए। अब यहाँ पे पूछ रहा है टारगेट ईयर, व्हाट इज द टारगेट ईयर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है। ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। इनमें से कौन से साल को हमने ये माना है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं। देखो जब मैं जीएसजीके आपको बताऊंगी तो जीएसजीके में मैं क्लास लूंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, बिकॉज कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो टोटल 17 गोल सेट किए गए हैं
और वो 17 गोल आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो कि 5th वाला मैं फर्स्ट पे बोल दूं एंड 17th वाला 5th नंबर पे बोल दूं। नो, हमें इसको प्रॉपर सीक्वेंस में याद रखना पड़ता है कि गोल 1 क्या है, गोल 2 क्या है, गोल 3 क्या है। तो ये 17 गोल है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले हम लोग फॉलो करते थे सतत पोषण, जो सतत विकास के लक्ष्यों से पहले हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फॉलो करते थे। मिलेनियम विकास लक्ष्य फॉलो करते थे जो कि 8 थे, टोटल 8 थे, 8 इन नंबर थे। तो इनको हमने अचीव करना था 2000 से लेके 2015 तक। हमने मतलब सारी कंट्रीज ने मिलके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसी एक कंट्री का नहीं है, ये सारी कंट्री को मिलके यहाँ पे अचीव करना है। इसमें किस तरीके के गोल आते हैं कि आपको अपने यहाँ पे समानता लेके आनी है, इक्वालिटी लेके आनी है, आपको जो है कोशिश करनी है कि आपके यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो, लोगों का रहन सहन का तरीका अच्छा हो, एजुकेशन सबको अच्छी मिले, गरीबी ना हो, भुखमरी ना हो, ये सब चीजें जो होती हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। उससे पहले क्या थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे जो कि 8 थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का टारगेट ईयर था 2000 से 2015 तक सबको अचीव करना था, और इसका टारगेट ईयर है 2015 से 30 तक। हमें ये जो 17 सस्टेनेबल गोल है, सब कंट्रीज को कोशिश करनी है कि हम ये सारे गोल अचीव कर पाए। अपने यहाँ पे पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, पॉवर्टी हंगर खत्म कर पाए, एजुकेशन ला पाए, इक्वालिटी ला पाए, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ अंडर वाटर, ये सबको अच्छा कर पाए। तो ये टोटल 17 गोल हैं। अगेन वेरी सिंपल एंड फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका आंसर तो सब विद इन अ सेकेंड दे देंगे। ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसका हेडक्वार्टर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पे है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आसियान का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं। आप देखो ऑप्शन काफी क्लोज रिजेम्बलेंस वाले आते हैं, ऐसा नहीं आता कि बिल्कुल ही इजीली आप नहीं पता तो तुक्का मार लोगे एग्जाम में, राइट। और ये तो मैं मान के चल रही हूँ सबको पता है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एक ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। आने वाली क्लास में इसकी मेंबर कंट्रीज वगैरह को लेके भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी और हम उसको ट्रिक को लर्न कर लेंगे। आज की क्लास में इंक्लूडेड नहीं है वो क्वेश्चन। आने वाली क्लास में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर कंट्रीज, इस तरीके से मैं क्वेश्चन फ्रेम करके आपको एक ट्रिक के थ्रू आसियान और सार्क वगैरह इनकी मेंबर कंट्रीज भी याद करा दूंगी। क्लियर? हिंदी में देख लेते, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ, ये क्या है? इसका पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैंने ऊपर एसडीजी की बात की, 17 गोल अचीव करने हमें। यहाँ पे अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन गिव एसडीजी रैंकिंग टू इंडियन स्टेट। भारत के जितने भी स्टेट है, भारतीय राज्यों को एसडीजी रैंकिंग कौन देता है? मतलब एक तो हमने बात की कि इंडिया को वो 17 गोल अचीव करने हैं, वो जो 17 गोल है टोटल सब कंट्रीज को करने हैं, तो इंडिया को भी कोशिश करनी है कि वो 17 गोल अचीव कर पाए 2030 तक। अब इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि भैया आप लोग भी कुछ अपने पार्ट पे इन गोल को अचीव करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाओ, कुछ ऐसे डिसीजन लो, कुछ ऐसी सिस्टम सेट करो कि ये सारे गोल हम अचीव कर पाए। तो ये राज्य सरकारों की भी ड्यूटी बन जाती है, राइट। तो अब कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसने ये गोल कितने हद तक अचीव करे हैं, तो स्टेट को भी रैंकिंग दी जाती है कि नंबर 1 स्टेट कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है एसडीजी रैंकिंग के हिसाब से। तो भारत की रैंकिंग है तो वेरी ऑब्वियसली भारत की ही कोई संस्था देगी। भारत के अंदर के जो भारत के राज्यों की रैंकिंग है, इंडिया को कितना मिल रहा है वो तो चलो इंटरनेशनल कंसर्न हो गया कि इंडिया कौन से नंबर पे आ रही है, इंडिया ने कितने अचीव कर लिया इन टोटल। बट इंडिया के स्टेट ने कितना अचीव करा है, किस स्टेट ने कितना अच्छा परफॉर्म करा है, ये रैंकिंग कौन देता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, आरबीआई, आईएमएफ, नीति आयोग और पार्लियामेंट। देखो आईएमएफ तो ऐसे ही हट गया क्योंकि मैंने कहा भारतीय संस्था इसकी बात करेगी, क्योंकि आईएमएफ तो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय आपका फंड है, मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। बात आती है आरबीआई की। आरबीआई आर्थिक लेवल पे चीजों की बात करता है, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई तो ये सब काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देन आ गया नीति आयोग एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसी को रैंकिंग देने नहीं बैठता है, पार्लियामेंट में बैठ के लोग बिल पॉलिसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, बिल को एक्ट बना रहे हैं, ये सब काम आपका संसद यानी पार्लियामेंट में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग कब फॉर्मेशन में आई? नीति आयोग पे भी मैं आने वाली क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगी, राइट। नीति आयोग पे भी वी विल डिस्कस क्वेश्चंस क्योंकि इस पे बनते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग कौन से ईयर में आया, नीति आयोग से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, नीति आयोग के हेड चेयरमैन कौन होते हैं, इस समय नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, राइट।
सीईओ, वाइस चेयरमैन, इन सब से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो फैक्ट सारे हमें पता होने चाहिए। अगेन वेरी सिंपल एंड फैक्चुअल क्वेश्चन, भारत के पहले होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबको पता है कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नहीं पता है तो अभी याद कर लो यहाँ पे। पहले अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर आपसे पूछूं, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। पहले लॉ मिनिस्टर पूछूं, कानून जो मंत्री थे, कानून की जो व्यवस्था देख रहे थे, वो कौन थे? वो थे बी आर अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, राइट? बी आर अम्बेडकर। यहां पूछा गया है होम मिनिस्टर, आई होप अब तक सबने आंसर दे दिया होगा इसका, राइट? पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आंसर हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने भारत के जितने स्टेट थे उनके इंटीग्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उनको भारत में मर्ज कराना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कराने में भी सरदार पटेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है योगदान और कंट्रीब्यूशन था। देखिए अब आगे ये क्वेश्चन जो मैं बात कर रही थी 22 नंबर हमने स्किप किया था वहां पे। द क्वेश्चन इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है वो। एनवायरमेंटल इशू के रिगार्डिंग कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैं समझाती हूँ, फिर आप ऑप्शंस आपके सामने, आप लोग एक बार वीडियो रोक के ऑप्शन पढ़ के आंसर दे दीजिए अगर किसी को पता है तो। मैं सीधा आंसर पे बात करूंगी। हिंदी में देख लीजिए, पर्यावरणीय मुद्दों के संदर्भ में सामान्य लेकिन भिन्न उत्तरदायित्व क्या होता है, ये अवधारणा क्या है? आप ध्यान से समझिए। भारत की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ कुछ कंट्री ऐसी हैं जो डेवलप्ड हैं, जो विकसित है, राइट? जो विकसित है, कुछ जो है वो क्या है? डेवलपिंग है, यानी कि विकासशील है, और कुछ अंडर डेवलप्ड भी हैं जो अभी तक अंडर डेवलप्ड ही है, गैर विकसित है, अभी नहीं हुई है डेवलप ये। तो अब ये आप देखिए कि जो कंट्रीज विकसित हैं उन्होंने अपने यहाँ पे अपनी कंट्री में डेवलपमेंट जल्दी चालू करा होगा, विकास जल्दी आया होगा, यानी इनके यहाँ इंडस्ट्री जल्दी आई, इनके यहाँ शहरीकरण अर्बनाइजेशन जल्दी हुआ, इनके यहाँ ये सब प्रोसेस जल्दी हुआ। और जब जल्दी हुआ तो इन्होंने एक तरीके से एनवायरमेंट का यूज जो है वो बाकी नेशंस से ज्यादा किया। ये लोगों ने तो बाद में इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन चालू करा, तो इन्होंने तो एनवायरमेंट का कम यूज करा, लेकिन जो डेवलप नेशन है उन्होंने एनवायरमेंट का ज्यादा यूज करा। और जब आज की डेट में, प्रेजेंट में आज हम बात करते हैं कि एनवायरमेंट को, बहुत एनवायरमेंट के इश्यूज हैं और सारी कंट्री, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि सब लोग अपना प्रोडक्शन रोक दो या सब लोग टोटली 100% क्लीन फ्यूल पे आ जाओ, अदरवाइज सब पे फाइन लगेगा, तो ये इन कंट्रीज के साथ गलत होगा। तो ये, क्योंकि ऐसे केस में तो ये दोनों, इस टाइप की कंट्रीज हमेशा इससे पीछे रह जाएंगी, क्योंकि ये तो पहले ही स्टैब्लिश करके आगे निकल चुकी है चीजों को। तो अब डेवलपिंग और अंडर डेवलप को डेवलप पे आश्रित होना पड़ेगा। तो इस चीज की वजह से यहाँ पे बोला गया कि हाँ, एनवायरमेंट की बहुत सारी चीजें, पर्यावरण के बहुत सारे इशू ऐसे हैं जो सबके लिए कॉमन है। ग्लोबल वार्मिंग सबका इशू है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं सबका इशू है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है वो सबका इशू है। तो सबको बराबरी से स्टेप लेने चाहिए कि हम उसको कम करें। लेकिन हाँ, इन कंट्रीज का हम ज्यादा उत्तरदायित्व मानते हैं क्योंकि आपने पहले एनवायरमेंट को हार्म करा, तो आप थोड़े स्ट्रिक्ट स्टेप लो, आप थोड़े स्ट्रिक्ट स्टेप लो चीजों को करने के लिए, और इनको हम यहाँ थोड़ी सी लिबर्टी दे देते हैं। यही होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामान्य लेकिन भिन्न उत्तरदायित्व। आई होप डिटेल में समझ में आया होगा, राइट? अब देखो, ये तो ये कह रहा है कि सारी कंट्री की सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं। मिलिट्री फोर्स यूज करोगे क्या एनवायरमेंट के लिए? मिलिट्री लगा दोगे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है? नहीं। बराबर बांटोगे नेचुरल रिसोर्सेज को? नहीं। यहाँ पे भी आप देख लो, हिंदी में भी ऑप्शन कि सभी देशों को पर्यावरण के लिए जो है संरक्षण के लिए जिम्मेदारी का स्तर समान है? नहीं। मिलिट्री लगाओगे पर्यावरण चुनौतियों के लिए? सैन्य बल? नहीं। प्राकृतिक संसाधन के समान वितरण की बात करता है? बिल्कुल नहीं। ये कहता है कि विभिन्न देशों में जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके ऐतिहासिक योगदान और विकास की स्थिति के आधार पर जिम्मेदारी का स्तर सबका अलग अलग है, राइट? देख लीजिए यहाँ पे, इट रिकॉग्नाइज दैट, यहाँ पे भी हमारा सही हो जाएगा, डिफरेंट कंट्रीज हैव वेरिंग लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। किस आधार पर? उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर, कि उन्होंने एनवायरमेंट प्रॉब्लम में कितना कंट्रीब्यूट करा है और अभी इस समय उनका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। डन। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर कंसेप्ट आप लोगों को पता था तो आप इसका डायरेक्टली आंसर दे सकते थे।
अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, सिंपल, यूएनएफसीसी, एफट्रिपल सी का पूरा नाम, यूएनएफट्रिपल सी का फुल फॉर्म। टेक अ मिनट, कुछ सेकंड के लिए पॉज करो, आंसर दो। मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं सीधा आंसर पे जा रही हूँ, बिकॉज अननेसेसरी मैं रुकती रहूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं समझाने पे ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ। सो आंसर हो गया यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। राइट, आप देख रहे हो बाकी ऑप्शन कितने सिमिलर लग रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी फुल फॉर्म यूएनएफट्रिपल सी की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो कि मार्शल प्लान के अंदर आई थी। देखिए, यूरोपियन यूनियन की मैं बात करूं, आगे वो भी क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन की मैं बात करूं तो वो 1 नवंबर 1993 की मैं बात करती हूँ। 1992 में प्रपोजल आया, 1993 में आपकी ट्रीटी साइन हुई यहाँ पे, और उस ट्रीटी के बाद जो है हमने क्या कर दिया, हमने यूरोपियन यूनियन को फॉर्म कर दिया। 1 नवंबर 1993 के अराउंड पे यहाँ पे आपकी मास्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन हुई, और उस ट्रीटी को साइन करने के बाद हमने यूरोपियन यूनियन बना दिया था। राइट, यूरोप की कंट्रीज मिलके अपने वेलफेयर के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए अपना एक ग्रुप बनाया जिसको यूरोपियन यूनियन बोला गया। बट इसकी नींव और बातें, कुछ ना कुछ चीजें बहुत पहले से चल रही थी, और ये ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन बनने से पहले कम्युनिटी बनी है, काउंसिल बनी है। तो वो पूछ रहे हैं, मार्शल प्लान आया था जिसके अंडर हमने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टैब्लिश की थी। मार्शल योजना के तहत यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर है 1948। देखिए, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के साथ आपको और भी चीज बता दी है। राइट, इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपसे यहाँ पे और भी बात करी है कि कौन सी डेट पे एग्जैक्ट यूरोपियन यूनियन आया है, एंड आपकी कौन सी ट्रीटी के थ्रू आया। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस ट्रीटी का नाम देके कि ये ट्रीटी किस ऑर्गेनाइजेशन, किस संस्था के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन का स्टैब्लिश ईयर पूछ दिया। अब यहाँ के हिसाब से देखो, आपको 1 नवंबर 1993 डेट नहीं मिल रही है ऑप्शन में। अगर 1993 लिखा होता तो आप 1993 पे मार्क करते, बट बिकॉज 1993 यहाँ नहीं है तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1992। राइट, प्रपोजल था 1992 में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशन डे कौन सा है? फाउंडेशन डे मतलब स्थापना दिवस, किस दिन उसकी स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो स्थापना दिवस हो जाएगा 9th ऑफ मई। स्थापना दिवस हो जाएगा 9th ऑफ मई। क्लियर, आंसर हो जाएगा 9 मई। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा कहानी समझनी ही नहीं है। आगे देखते हैं। yes, which of the following statement is not correct about ASEAN flag? अब एक बार याद कर लो, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, इसकी फ्लैग में 4 कलर होते हैं और 4 रंगों की बात की गई है। बोल रहा है कि ब्लू कलर जो है वो पीस एंड स्टेबिलिटी रिजेंबल करता है, रेड करेज एंड डायनेमिज्म करता है, व्हाइट प्रोस्पेरिटी शो करता है, येलो हेल्थ एंड हैप्पीनेस शो करता है, नीला रंग स्थिरता का प्रतिनिधित्व है, लाल साहस और गतिशीलता का, सफेद रंग समृद्धि का, पीला रंग स्वास्थ्य और खुशी का। अपने माइंड में आंसर कर लो, जिसको पता है ठीक है, नहीं पता तो अभी आपको पता चल जाएगी चीजें। राइट, अगर नहीं पता है तो अभी यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे ये 2 ऑप्शन गलत है। देखिए, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हो गए हैं, एक ही गलत होना चाहिए था एज पर द क्वेश्चन, बट ठीक है, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। व्हाइट जो है वो प्योरिटी को दर्शाता है। राइट, व्हाइट जो है वो प्योरिटी को दर्शाता है, और जो येलो है वो प्रोस्पेरिटी को दर्शाता है, वो आपकी समृद्धि को दर्शाता है। तो ये और ये दोनों गलत हो गए। हैप्पीनेस और स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा है वो आपकी पवित्रता की बात करता है। व्हाइट कलर की पवित्रता को दर्शाता है सफेद रंग, और समृद्धि को दर्शाता है पीला रंग। यहाँ 2 गलत हो गए, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। आप अपने ऑप्शंस अकॉर्डिंगली देख के मार्क करेंगे। और अभी किसी को ये टॉपिक नहीं आता तो जस्ट पॉज करो वीडियो, 1 मिनट इसको रिपीट कर लो सारी चीजों को, सो दैट याद हो जाए, बिकॉज ये क्वेश्चन मैचिंग में भी दे सकता है। लेफ्ट साइड में कलर दे देगा, राइट साइड में दे देगा कि वो क्या रिजेंबल कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, तो मैचिंग कैन कम। राइट, पॉज करो, 1-2 बार इसको रिपीट करो, खुद को सुनाओ, एंड देन अगले क्वेश्चन पे आप लोग फर्दर मूव करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द सिचुएशन, जस्ट वेट, चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द सिचुएशन इन विच बोथ कंट्रीज डू नॉट टेक रिस्क ऑफ वॉर बिटवीन देमसेल्फ
बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू बियर द लॉस आफ्टर द वॉर। दो कंट्रीज है, दोनों आपस में लड़ाई नहीं कर रही हैं, क्योंकि लड़ाई के बाद के जो परिणाम होते हैं दोनों को पता है वो परिणाम कितने घातक होते हैं, और दोनों में से कोई भी वो परिणाम भुगतना नहीं चाहता। तो वह स्थिति जिनमें दोनों देश आपस में युद्ध का जोखिम नहीं उठाते, क्योंकि वे युद्ध के बाद के नुकसान नहीं उठाना चाहते। देखिए ये जो चीज है ना, ये शीत युद्ध कोल्ड वॉर से रिलेटेड है। शीत युद्ध की बात है तो शीत युद्ध आपको पता है कि शीत युद्ध एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, पिछली मैंने क्लास में बताया था। यूएस यूएसएसआर के बीच चल रहा था, दोनों के बीच में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी। आर्थिक रूप से इकोनॉमी में हम पछाड़ दे, पॉलिटिकल लेवल हम स्ट्रॉन्ग करें, न्यूक्लियर वेपन हम स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन दोनों फील्ड में आके नहीं लड़ रहे थे। तो यही कारण था, क्योंकि दोनों को पता था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोनों देख चुके थे कि डिस्ट्रक्शंस और परेशानी दोनों तरफ होती है, और हम और हमारे साथ जुड़ी हुई बाकी सारी एलीज जो भी हैं, हमारे ग्रुप्स जो भी हैं, सबको एक बड़े लेवल पे नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए हम फील्ड में आके लड़ना ये लोग अवॉइड कर रहे थे। और अब तक आप लोगों ने अपने माइंड में आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है पॉलिसी ऑफ डेटरेंस, निवारण की नीति। क्लियर? क्या आंसर है? पॉलिसी ऑफ डेटरेंस, निवारण की नीति। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एंड आपकी नॉलेज में कुछ चीज ऐड हो रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 क्वेश्चन है आज की क्लास में, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। आर्म्ड अटैक ऑन एनीवन वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल। किसी भी एक पर सशस्त्र हमला सभी पर हमला माना जाएगा। ये इनमें से किसका उद्देश्य था? देखिए अभी मैंने बताया यूएस और यूएसएसआर दो ग्रुपिंग बनी। यूएस ने बोला भैया जिस भी कंट्री को मेरी टीम में आना है ना, वो ये साइन करो, नाटो साइन करो, सेंटो साइन कर दो, सीटो साइन कर दो, तो तुम मेरी टीम में आ गए। यूएसएसआर ने बोला भैया वार्सो संधि है, वार्सो पैक्ट है, ये साइन करो, ये वार्सो संधि साइन करो तो आप हमारी टीम में आ जाओगे। और कुछ ऐसी भी कंट्री थी जिन्होंने नहीं दोनों में से कुछ भी साइन करा था, उन्होंने नाम बनाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति, राइट? बताया था मैंने आपको। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव था, काफी बच्चे आंसर कर चुके होंगे अब तक। ये ऑब्जेक्टिव था नाटो का। नाटो कहता था कि अगर आप हमारी ग्रुप में से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो कहता था अगर आप हमारे ग्रुप में से किसी भी एक पर अटैक करते हो, हमारी जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, अगर किसी कंट्री ने किसी भी एक पर भी आर्म्ड मिलिट्री अटैक कर दिया तो हम सब पे अटैक मानेंगे। और ये चीज बहुत ज्यादा न्यूज में डिस्प्ले भी हो रही थी। आई डोंट नो आप लोगों ने देखी होगी या नहीं। जब रशिया यूक्रेन वॉर की बात थी तो यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ नाटो, तो यूक्रेन की डायरेक्ट हेल्प करने यूएस पिक्चर में क्यों नहीं आ रहा है, इस पे बहुत डिस्कशन और डिबेट हो रहा था। जबकि नाटो का क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि अगर एक पे अटैक होगा तो हम सब साथ में मिलकर रिटेलिएट करेंगे। बट बाकी नाटो सीधा सामने आके यहाँ पे रशिया से नहीं भिड़ गया, राइट? तो इस चीज पे डिबेट भी हुआ उस समय पे, काफी ज्यादा वो चीज डिस्कशन में भी थी। अगेन इतना डिटेल हमारे लिए पार्ट नहीं है, बट हाँ कंटेक्स्ट समझाने के लिए चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो यस, लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे। इन टोटल अभी हम 35 क्वेश्चन पे हैं। फर्दर क्लास में मैं कुछ सीबीएसई के पीवाईक्यू इंक्लूड करूंगी। नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज मैं सीबीएसई के कुछ 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज इंक्लूड करने वाली हूँ, राइट? जितने भी हो पाएंगे आने वाली 1-2 क्लासेस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कीप वॉचिंग, होप कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नया समझने को मिलेगा। फास्ट वे में आप वीडियो को देख सकते हो। डू ट्राई टू शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। जितने लोगों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हो उसको शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार बाकी बच्चों के डाउट, बाकी बच्चों से आए हुए क्वेश्चन आपकी भी हेल्प कर सकते हैं इक्वली। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। प्लस सोशियोलॉजी की सीरीज भी साथ साथ चल रही है। किसी का अगर सोशियोलॉजी भी सब्जेक्ट है तो देन यू कैन ऑल्सो वॉच दैट सीरीज। So thank you everyone. See you in the next video with the further question.